इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं आपको कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में, लिस्टेड कंपनी के रिलेटेड जो हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको पता है, जो भी रेगुलेशंस कंपनी या लिस्टेड कंपनीज़ के रिलेटेड बनाए जाते हैं वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जो 1163 इशू किया, डेटेड 25 सितंबर 2019 को। इसमें कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस बताए गए। इन एक्सरसाइज द पावर ऑफ कन्फ्रंटेड अंडर सेक्शन 156 रीड विद सेक्शन 512 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। दिस सेम हैव बीइंग previously published in the official gazette of the notification SRO 485 2019 जो कि अप्रैल में आया था प्रीवियसली। तो उस अप्रैल वाले नोटिफिकेशन को इसने सुपरसीड किया एज रिक्वायर्ड अंडर प्रोवाइडेड सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 512। तो The Security and Exchange Commission is pleased to notify the following regulations, namely Listed Companies Code of Corporate Governance Regulations। क्योंकि ये जितने भी रेगुलेशंस हैं ये सारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन करती है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो कंपनीज के रिलेटेड, क्योंकि लॉ एंड रेगुलेशन इशू करती है, तो उन्होंने एक अपना SRO है 1163, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो लिस्टेड कंपनी के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इशू किए हैं, जिन्होंने सुपरसीड किया था अप्रैल 2029 वालों में। तो अब ये लेटेस्ट हैं, इनको मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि फुली एक्सप्लेन कर सकूँ। फर्स्ट है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए और बोर्ड किस तरह से कंपोज किया जाए, किस तरह से बोर्ड बनाया जाए। तो पहली अगर हम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करें, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 155 ऑफ द एक्ट, इट इज़ मैंडेटरी दैट नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड आर नॉमिनेटेड आर होल्ड द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी इंक्लूडिंग एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ मोर दैन 7 लिस्टेड कंपनी सिमल्टेनियसली। पहली बात तो ये है कि कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही वक्त में 7 से ज़्यादा कंपनीज़ की डायरेक्टरशिप रखे। तो उसके मैक्सिमम लिमिट जो है किसी भी बंदे के लिए, वो मैक्सिमम जो है लिस्टेड कंपनीज़ में से 7 का डायरेक्टर हो सकता है, 7 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसी तरह 4 रूल है डाइवर्सिटी इन द बोर्ड, के बोर्ड में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। किस हवाले से? द बोर्ड शेल comprises of the members having the corporate mix of core competencies, diversity, requisite skills, स्किल्स के हवाले से डाइवर्स होना चाहिए, जो एक्सपर्टी है किसी की उसके का डायरेक्टर बनाया जाए। नॉलेज के हवाले से होना चाहिए, एक्सपीरियंस के हवाले से होना चाहिए, एंड फुलफिल एनी अदर क्राइटेरिया एज डीम्स रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, के कंपनी के ऑपरेशन में अगर कोई और क्वालिटी है जो रिक्वायर्ड है और वो किसी बंदे के पास है तो उसको भी इसमें उसकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए बोर्ड में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्लास 5 कहती है कि मिनॉरिटी मेंबर्स एज क्लास शैल बी facilitated by the board to contest the election of directors by the proxy, के minority शेयर होल्डर्स जो हैं उनको भी इसमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और प्रॉक्सी के ज़रिए उनको भी सिलेक्ट किया जाए। देन क्लास 6 है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है? इट इज़ मैंडेटरी दैट ईच लिस्टेड कंपनी shall have at least 2 or 1/3 members of the board whichever is higher as independent director। तो हर लिस्टेड कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें 2 और 1/3 यानी कि मिनिमम 2 या 1/3 विच इज़ हायर, जो हायर होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द बोर्ड शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूट नॉट लेटर देन द एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट विदिन 60 डेज। जो है बोर्ड को चाहिए कि वो एक नई कमेटी बनाए कि अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए।
इट इज़ मैंडेटरी दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट हिज कंसेंट, ज़ाहिर है पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कंसेंट देगा टू द एक्ट एज ए डायरेक्टर, के वो डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर इधर अपॉइंट होना चाहता है, along with the declaration of the company that he qualify the criteria of independent notify under the act। तो वो कंपनी जो है वो देखेगी कि क्या उस क्राइटेरिया में वो फुलफिल कर सकता है कि ये कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी इसको देखेगी। एंड सच डेक्लेरेशन शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन, तो वो चेयरमैन को सबमिट किया जाएगा डेक्लेरेशन ऑफ द बोर्ड at the first meeting which is held after the election of the directors as well as on the event of the change and affecting the his independence। कि जो एक कंपनी ये देखेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देखेगा कि ये जो बंदा जो अप्लाई कर रहा है या कंसेंट दे रहा है क्या ये डायरेक्टर होने के काबिल है, बनने के काबिल है। अगर तो उसकी अहलियत होगी, उसकी क्वालिटीज़ होंगी, देन उसको चेयरमैन को वो सबमिट करेगा बोर्ड, और चेयरमैन उसमें फिर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ए इलेक्ट कर सकता है। तो अब आ गई है बात के नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपोजिशन बोर्ड में फीमेल डायरेक्टर की। तो सब्जेक्ट टू द सेक्शन 154 ऑफ द एक्ट इट इज़ मैंडेटरी दैट द बोर्ड शैल हैव एट लीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर व्हेन इट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म, कि जब करंट टर्म एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद बोर्ड में एट लीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए। ये जो हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो जेंडर डाइवर्सिटी है, जो मेरा भी पीएचडी में वर्क इस पे था कि जेंडर डाइवर्सिटी जो है कि बोर्ड में एट लीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर होनी चाहिए। क्लास 7 ये है वोटिंग इन सेपरेट कैटेगरी ऑफ फीमेल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए वोमेन के लिए और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अलहदा से उसका सेपरेट कैटेगरी होगी इलेक्शन की। सब्जेक्ट टू सेक्शन 154, 159 एंड सेक्शन 166 ऑफ द एक्ट एंड द पर्पज ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशन 6 and the regulation 7 of these regulate, it is mandatory that voting for the election of the directors of the listed company shall be held separately for the following 3 categories। तो जो हमने 6 और 7 कैटेगरीज के लिए इलेक्ट करने हैं डायरेक्टर्स, मीन जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और दूसरा फीमेल डायरेक्टर है, उनके लिए क्या हमें करना है कि द इलेक्शन ऑफ फीमेल डायरेक्टर्स का सेपरेट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेपरेट होना चाहिए, या अदर कोई डायरेक्टर अगर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो उसमें अलहदा से होना चाहिए। अच्छा, इसमें अगर हम साइज़ की बात करें, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए तो ये इसमें शर्त लग गई कि वो उसके मिनिमम 2 होने चाहिए या फिर 1/3 विच एवर इज़ हायर, जो हायर होंगे वो रखे जाएंगे। तो फीमेल डायरेक्टर एक कंपलसरी है कि एक तो ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी हो सकती है तो वो किए जा सकते हैं, उसके लिए उसकी कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के हवाले से क्लास 8 जो हमारी है उसमें एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की बात करते हैं। तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर कौन होता है? इट इज़ मैंडेटरी दैट एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर शैल नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द बोर्ड। तो जो एग्जेक्टिव जिसमें के चेयरमैन भी इंक्लूड होगा वो 1/3 ऑफ बोर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें 1/3 से ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए। इस पे भी एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की हद लग गई है। फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव सब रेगुलेशंस 1 द बोर्ड शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ द करंट टर्म, के वो इसकी एक्सपायरी ऑफ करंट टर्म के पहले उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लिया जाए। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशंस क्या हैं? फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन ए लिस्टेड कंपनी शैल एक्सप्लेन द रीजन इन द कंप्लायंस रिपोर्ट एंड फ्रैक्शन कंटेन्ड इन सच 1/3 नंबर विच इज अ राउंड अप एज 1। जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी ये बात थी, एक्सप्लेनेशन थी, और इसी तरह से ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर के लिए भी एक्सप्लेनेशन है कि अगर वो 1/3 जो है उसको राउंड ऑफ करके 1 किया गया है तो उसकी वो एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, रीज़न बतानी पड़ेगी कि क्यों उसको इस तरह से 1 पूरा किया है राउंड ऑफ करके। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स मीन्स अ डायरेक्टर हु डिवोट द होल और सबस्टेशनली द होल ऑफ द टाइम वेदर पेड आर नॉट टू द ऑपरेशन ऑफ द
कंपनी कि वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो ऐसा होगा जो अपना सारा टाइम या कुछ टाइम डिवोटेडली डिवोट करेगा कंपनी में। वो पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है। अब अगर हम करें चेयरमैन ऑफ बोर्ड क्या होता है, चेयरमैन बोर्ड ये क्लास 9 है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है द चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी बाय वट एवर नेम कॉल्ड शैल नॉट बी द सेम पर्सन। मीन ये कोड ऑफ कंडक्ट में अब आ गया है। पहले ऐसे होता था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता था वही चेयरमैन होता था। तो अब ये जो लेटेस्ट कोड हैं लिस्टेड कंपनी के, उसमें ये कहा गया है जिसकी क्लास 9 है कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों सेम पर्सन नहीं हो सकते, दोनों अलग-अलग पर्सन होना चाहिए। चेयरमैन अलग और चीफ एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए। द चेयरमैन शैल बी इलेक्टेड subject to the term and condition and responsibility provided under section 192 of the act of these regulations। जो इसके सेक्शन 192 जो चेयरमैन की सिलेक्शन के रिलेटेड है उसके मुताबिक चेयरमैन को सिलेक्ट होना चाहिए और इन रेगुलेशंस के मद्देनज़र रखते हुए। नाउ अब हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं और उनके मेंबर्स जो हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड एंड इट्स मेंबर्स ये हैं, ये क्लास 10 है और इसका सब क्लास 1 क्या है, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 183 एंड 204 ऑफ द एक्ट मीन कंपनीज एक्ट 19 Companies Act 2017 that the board is responsible for the adoption of corporate governance practices। पहला तो बोर्ड का जो काम है, जो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में वो सबसे पहला काम उनका ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस हैं वो करेंगे बाय द कंपनी एंड मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस। और ये मॉनिटर करेंगे कि क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इफेक्टिवली काम कर रही है, आउटपुट बराबर दे रही है। आर सच प्रैक्टिसेस एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल इंश्योर हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स इन परफॉर्मिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये एक चीज़ देखी जाएगी कि जो बोर्ड मेंबर हैं वो एथिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ठीक कर रहे हैं। एथिक्स का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये खासकर इसमें जिक्र है। तो इसकी सब क्लास 2 है द बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ रिस्क। तो रिस्क के गवर्नेंस को भी ये देखेगा कि गवर्नेंस ऑफ रिस्क जो है वो क्या है, कि रिस्क को अगर तो रिस्क जो है वो फिनिश नहीं किया जा सकता बट मिनिमाइज किया जा सकता है तो उसको मिनिमाइज करेगा। एंड डिटरमिनिंग द कंपनीज लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस के कहाँ तक कंपनी रिस्क ले सकती है। एंड बाय एस्टेब्लिशिंग अ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो एस्टेब्लिश की जाएंगी। एंड फॉर दिस पर्पज़ द बोर्ड इज़ इनकरेज टू अंडरटेक एट लीस्ट एनुअली एन ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस रिस्क। तो एट लीस्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको ये चाहिए कि वो एनुअली एक ओवरव्यू करे बिजनेस रिस्क का, टू इंश्योर्स दैट मैनेजमेंट मेंटेन अ साउंड सिस्टम फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, के जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है इसके लिए साउंड सिस्टम लगाया गया है मैनेजमेंट की तरफ से। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड सिस्टमेटिक एंड इंटरनल कंट्रोल टू सेफगार्ड द एसेट्स रिसोर्सेज रेपुटेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। तो मीन ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर हम क्लास 10 के मुताबिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो पहला तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस है ना उनको किया जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस जो हैं वो बोर्ड की जिम्मेदारी हैं। और दूसरी जिम्मेदारी बोर्ड की जो स्पेशल ये है कि वो देखे कि रिस्क जो है वो कहाँ तक है, रिस्क को कहाँ तक टॉलरेट किया जा सकता है, रिस्क की एवेल्यूएशन करें कि ये जो मैनेजमेंट है वो उसको देख रही है, रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है ताकि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं और रेपुटेशन है उसको सेफ गार्ड किया जाए। तो इसके लिए ये बोर्ड की सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ द कंपनी इंश्योर दैट क्या करता है, नंबर 3 पे बोर्ड ऑफ द कंपनी ये इंश्योर करता है अ विजन एंड अ मिशन स्टेटमेंट मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। काम तो ये है कि गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है
और फिर ये है कि इसका जो विजन है और मिशन स्टेटमेंट है, क्या वो इफेक्टिवनेस है, उसमें मॉनिटरिंग की इफेक्टिवनेस है गवर्नेंस प्रैक्टिस में, एंड ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी इज प्रीपेड, और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है कंपनी की वो भी क्या प्रीपेयर कर रहे हैं, अडॉप्ट एंड रिव्यू एज व्हेन डीम्स टू बी अप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड, कि वो उसको उस वक्त करे जब उसके लिए अप्रोप्रिएट है, उसके मुताबिक इनको अडॉप्ट करे और रिव्यू करे कि क्या हमारी प्रैक्टिस ठीक जा रही हैं, अगर ठीक जा रही हैं दैट इज़ गुड, नहीं जा रही तो फिर उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। सेकंड वन है फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन द प्लेस ऑफ टू प्रमोट द एथिकल कल्चर, के जो वर्किंग प्लेस है उसमें एथिकल कल्चर को प्रमोट किया जाए इन द कंपनी एंड प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन देयर कैपेसिटी एज ए मेंबर ऑफ बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, के एथिक को इस तरह से इम्प्रूव किया जाए, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एथिक्स को इस तरह से इम्प्रूव किया जाए कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है बीच में बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट और बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लाई, तो जो कि एजेंसी थ्योरी भी है, प्रिंसिपल और एजेंट का जो कन्फ्लिक्ट है उसकी बेसिकली ये बात हो रही है, तो उसको जो है वो ये है फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट इस तरह से किया जाए कि एथिक्स जो है उनका ख्याल रखा जाए। The board takes the appropriate step to disseminates the code of conduct throughout the company along with supporting the policies and procedures, तो उसकी policies और procedure इस तरह से adopt किए जाएं कि ये code of conduct का ख्याल रखा जाए। थर्ड वन है adequate the system and control or place identification and redressal of the grievances arising from the unethical practices। जाहिर है जब ये सिचुएशन ऐसी होगी, अनएथिकल पोजीशन होगी, तो उसमें से ग्रीवियंसेस अराइज होंगे, तो जो ग्रीवियंसेस हैं उनको भी बोर्ड का काम है कि उसको चेक एंड बैलेंस करे और उसको आइडेंटिफाई करे और उसको रिजॉल्व करे। फोर्थ वन है सिस्टम ऑफ द साउंड इंटरनल कंट्रोल इज एस्टैब्लिश, क्योंकि बेसिक पर्पस जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि वो तो है इंटरनल कंट्रोल उसने करना है ना, तो उसको जो है साउंड इंटरनल कंट्रोल एस्टैब्लिश होना चाहिए विच इज़ effectively implemented and maintain all levels with the company, तो कंपनी के हर लेवल पे उसको मेंटेन किया जाए effectively। A formal and effective mechanism is put the place to end the annual evaluation system, जी बिल्कुल ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एनुअल एवेल्यूएशन सिस्टम उसका होना चाहिए, थ्रू इंटरनल ऑडिट हो सकता है, थ्रू एक्सटर्नल ऑडिट हो सकता है, तो वो उस जो एवेल्यूएशन का है ऑफ द बोर्ड ऑन के उसमें बोर्ड अपनी परफॉर्मेंस भी देखे, मेंबर ऑफ द बोर्ड जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखे, एंड बोर्ड ऑफ इट्स कमेटीज़ जो इसकी कमेटीज़ हैं बोर्ड की उनकी भी परफॉर्मेंस देखी जाए। फोर्थ वन था जी बोर्ड शैल इंश्योर दैट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिसीज अलॉन्ग विद देयर डेट्स of approval and updating is maintained by the company. The significant policies may included but not the limit of the following। तो अब ये अगली बात ये है कि बोर्ड जो है उसकी जो सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के रिलेटेड उसको चाहिए कि उसकी अप्रूवल्स कब हुई, उसकी मीटिंग्स कब हुई, तो वो उनको जो है बोर्ड ने वो फॉलो अप रखना है। तो वो जो सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, नंबर वन है गवर्नेंस ऑफ रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि रिस्क और इंटरनल कंट्रोल मेजर मेन जिम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो इसमें जो रिस्क और इंटरनल कंट्रोल मेजर्स हैं उनका गवर्नेंस की जाए। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ द सक्सेशन प्लान्स, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज ह्यूमन इज अ कैपिटल देयरफॉर इट्स मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बोर्ड, एंड permissible fee for the non executive directors including the independent director, जो नॉन एग्जेक्टिव्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके लिए अगर फीस का कोई डिसाइड करना है तो वो भी बोर्ड की जिम्मेदारी है। प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई सर्विसेज और गुड्स प्रोक्योर करनी है तो उसका भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिफ्थ है कम्युनिकेशन पॉलिसी एंड इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स रिलेशन, तो अब इनकी कम्युनिकेशन पॉलिसी और इन्वेस्टर और शेयर होल्डर के साथ जो कम्युनिकेट प्रॉपर होना चाहिए और उनके साथ रिलेशन जो है वो हमेशा से मेंटेन होने चाहिए और मेंटेन रखी जाएं। फिर इनकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं उनको देखा जाए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट एंड डिस्काउंट टू द कस्टमर्स, के किस हद तक
अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना है या क्रेडिट देना है, उस चीज़ को भी देखा जाए। फिर राइट ऑफ द बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, एडवांसेस एंड रिसीवेबल्स जो हैं अगर वो करने हैं, राइट ऑफ करने हैं, तो वो भी बोर्ड की अप्रूवल से और बोर्ड की मदद से होगा। देन सेल्स एंड लीज ऑफ द एसेट्स, अंडरटेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लानिंग एंड कंट्रोल, अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, लीज आउट करनी है, कोई अंडरटेकिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है या कोई प्लानिंग करनी है, तो वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास आएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको चेक करेगा, तो फिर भी उसके बाद ये चीज़ें होंगी। इन्वेस्टमेंट एंड डिसेमिनेटिंग ऑफ फंड्स, अगर कोई फंड्स इन्वेस्ट कहीं करने हैं जो, तो उसका क्या होगा। डेट कवरेज रेशो क्या आ रही है, डेट रिकवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनके लिए पॉलिसीज़ क्या बनानी है। डिटर्मिनेशन एंड डेलीगेशन ऑफ द फाइनेंशियल पावर्स जो हैं उनके साथ किस तरह से डेलीगेट करना है। ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एसोसिएट कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज़, तो जो एसोसिएट कंपनी है इनकी या आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या अपनी कंपनीज के साथ किस तरह ट्रांजैक्शन करनी है या रिलेटेड पार्टी है उनके साथ किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बताएगा और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है। नेक्स्ट जो ESG है, ESG बेसिकली मेरा भी एक वेरिएबल था, परफॉर्मेंस थी जिसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सोशल परफॉर्मेंस थी। तो सोशल परफॉर्मेंस में मैंने मेजर किया ESG में स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, कि एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस पे क्या सोशली काम हो रहा है। एनवायरनमेंट के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है और सोसाइटी के लिए क्या कर रही है और गवर्नेंस किस तरह से हो रही है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द, ये इसमें ये नहीं है कि इसमें सिर्फ अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी की बात की जाए, बल्कि ये एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी दैट जो प्रमोट करती है सस्टेनेबिलिटी एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ की हद तक नहीं होगी बल्कि बाहर भी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ उसकी इनिशिएट होंगी एंड अदर philanthropic activities, donations, contribution and charities for other matters of the social welfare, वो अपने एम्प्लॉई और बाहर के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। विसल ब्लोइंग पॉलिसीज़, विसल ब्लोइंग बेसिकली ये होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से कोई बात बता रहा होता है कि मैनेजमेंट ये गलत काम कर रही है। अब वो जो आपको बता रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बंदा जो बता रहा है वो बेसिकली विसल ब्लोअर होता है, जो बता रहा होता है कि मैनेजमेंट जो है इसमें ये खराबियां कर रही है। तो उनके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए कि विसल ब्लोअर्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कोई हमें बताए ताकि उसको क्या क्या किया जाए, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। बाई एस्टेब्लिशिंग मैकेनिज़्म टू रिसीव हैंडल कंप्लेंट्स, कि जो उनकी तरफ से कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको किस तरह से रिसीव करना है और किस तरह से हैंडल करना है, कि मैनेजमेंट को पता चले बगैर आप उस पर अपना जो भी काम करना चाहते हैं, वर्किंग करना चाहते हैं वो कर सकें। एंड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर्स वाइल प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द कंप्लेनेंट अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन, तो इस तरह से वो होना चाहिए कि वो एक तो कंप्लेंट, जिसकी कंप्लेंट हो रही है उसमें देखें कि वो विक्टिमाइज तो नहीं हो रहा, क्या उसको गलत तो नहीं उसकी कंप्लेंट की जा रही, क्या वाकई वो विक्टिम है इस बात का। एक तो ये चीज़ देखनी है और दूसरी ये देखनी है कि जो कंप्लेनेंट है उसको भी आपने इसमें उसका ख्याल रखना है कि उस जो किसी को ये पता ना चले कि इसने कंप्लेंट की है, ताकि कल को उसको कोई ना विक्टिम बनाए। इसी तरह से एंटी हरासमेंट पॉलिसी है, सेफ गार्डिंग द राइट एंड वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉइज़, के एम्प्लॉइज़ को हरासमेंट ना फैलाई जाए और उनका सेफ गार्ड रखा जाए, उनकी वेल बीइंग को एम्प्लॉइज़ हैं इनकॉर्पोरेटिंग द मैकेनिज़्म एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2010 एंड द रेस्पेक्टिव प्रोवेंशनल्स। तो एंटी हरासमेंट है स्पेशली वुमेन्स के लिए, क्योंकि एक्ट भी उनका आ गया है, तो इसलिए उसका भी ख्याल रखा जाए कि वो हरासमेंट ना फैले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स मेंबर्स की अगर हम बात करें तो लॉ ऑन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस फॉर दिस टाइम बीइंग इज फोर्स इट एप्लीकेबल इंक्लूड्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जब आपको हरासमेंट ऑफ वुमेन के एक्ट के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। उसमें कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस,
एक तो कोड ऑफ कंडक्ट होगा अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस द, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी टू इंक्वायर द कंप्लेंट इन दिस रिगार्ड, तो एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी जो इनकी जो कंप्लेंट्स होगी उनको देखेगी। और तीसरा है डेजिग्नेशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, तो एक अथॉरिटी बनाई जाए जो इनकी कंप्लेंट्स को सारे सुने और उसको रिजॉल्व करे। इसी तरह से डिस्प्ले कॉपी ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन इंग्लिश एज वेल एज इन लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज एट द कॉन्स्पेशियस प्लेसेस, तो ऐसी जगह पे जहाँ सारे देख सकें ये इंग्लिश या उर्दू में कोड ऑफ कंडक्ट के रिलेटेड जो है वो लिख के कॉपीज़ डिस्प्ले की जाए। नेक्स्ट 5 है द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म ईच डायरेक्टर इशू अ लेटर टू द डायरेक्टर्स sitting out their roles, obligations, power and responsibilities in accordance with the act and comply a article of association and their remuneration and entitlement। तो जब टर्म शुरू होगी, टर्म के शुरू होते ही चेयरमैन एक लेटर लिखेगा अपने सब डायरेक्टर्स को जिसमें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी कि आपने ये काम करना है, उसके अगेंस्ट कंपनी आपको ये रेमोरेशन देगी और उसके साथ आर्टिकल एसोसिएशन भी उसको दिया जाए ताकि उसको पता हो कि कंपनीज का क्या आर्टिकल है। 6 है ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अटेंड द जनरल मीटिंग, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि उनकी प्रॉक्सी नहीं होनी चाहिए। ऑल द जो डायरेक्टर्स हैं उनको एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनलेस प्रीक्लूड फ्रॉम द डूइंग द ड्यू ऑफ एनी रीज़नेबल काज, कि जब तक कोई रीज़नेबल काज ना हो तो उसको हर मीटिंग्स जो है उसको अटेंड करना चाहिए। अब नेक्स्ट 10 ए क्लास है रोल ऑफ द बोर्ड एंड इट्स मेंबर टू एड्रेस द सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा उस पर जो काम कर सकता है तो वो कारपोरेट गवर्नेंस कर सकती है। तो इसमें कारपोरेट गवर्नेंस किस तरह से एड्रेस करती है सस्टेनेबिलिटी को, किस तरह से एड्रेस करती है इसके रिस्क को और अपॉर्चुनिटीज़ को। द बोर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ विच इंक्लूड्स द एनवायरमेंटल, के एनवायरनमेंट का ख्याल रखेगी, सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडरेशन रखेगी विद इन द कंपनी बाय सेटिंग द कंपनीज सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज, के वो कंपनी के अंदर और कंपनी से बाहर दोनों में एनवायरनमेंट और सोशल गवर्नेंस का ख्याल रखा जाएगा अपनी सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ की मदद से। प्रायोरिटीज़ एंड टारगेट टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म कारपोरेट वैल्यूज़, इस तरह से वो टारगेट करे और इस तरह से प्लान करे कि वो उसकी कंपनी की लॉन्ग टर्म कारपोरेट वैल्यूज़ बने। वो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लंबे अरसे तक सस्टेनेबल रहे, इसलिए कारपोरेट गवर्नेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करे। द बोर्ड इज़ आल्सो इनकरेज टू अडॉप्ट द SCCP's ESG एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर्स गाइडलाइन, जो उसको भी करना है। तो ये डिस्क्लोजर जो गाइडलाइन है, ये डिस्क्लोजर्स जो है ये हेल्पफुल होते हैं रिसर्चर्स के लिए, जैसे मुझे भी हेल्पफुल रहे कि कौन कौन सी कंपनी जो है वो ESG डिस्क्लोजर दे रही है और कौन सी नहीं दे रही, जिससे हम डाटा उठा के अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। द बोर्ड इंश्योर्स दैट द पॉलिसीज़ टू प्रमोट डाइवर्सिटी, कि वो डाइवर्सिटी की पॉलिसी को इंपोर्ट करे कि जिसकी ये क्वालिटी है उस क्वालिटी के मुताबिक उसको लगाया जाए। बोर्ड जेंडर डाइवर्सिटी हो सकती है, बोर्ड डाइवर्सिटी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डायरेक्टर्स की हो सकती है, एजुकेशनल डाइवर्सिटी हो सकती है और कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है, और इसके अलावा जो है रिलीजियस डाइवर्सिटी भी हो सकती है। एंड इंक्लूजन ऑफ DE एंड I आर प्लेस्ड टू इनकरेज द जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द वुमेन ऑन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस ऑफ द कंपनी, कि इसमें सारी डाइवर्सिटी जो है उसको देखा जाए। द बोर्ड टेक्स द अप्रोप्रिएट मेजर्स टू प्रोएक्टिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेस द प्रिंसिपल एज वेल एज emerging sustainability risk of the opportunity relevant to the company and its business, including the climate related risk, opportunities, assess their potential financial and operational impact of the implement strategies for the management and mitigations thereof, के ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी
सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल रखने के लिए वो उसके एनवायरमेंटल देखे सस्टेनेबिलिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की सस्टेनेबिलिटी है, उसके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ की है, ऑपरेशंस की है, ये सारे जो हैं इनकी स्ट्रेटजी जो है वो इस तरह से हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल रहे। द बोर्ड इंश्योर्स दैट द कंपनीज सस्टेनेबिलिटी एंड DEAO डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन related strategy, priority and target as well as performance against these targets are periodically review and monitors। तो जो आपने ऐसी इसकी डाइवर्सिटी इक्वलिटी एंड इंक्लूजन्स की जो भी सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड आपकी पॉलिसीज़ हैं और जो ऑपरेशंस हो रहा है उसको आप रिव्यू करें, पीरियोडिकली उसका रिव्यू किया जाए कि क्या ये सब सस्टेनेबल हैं, ठीक हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से भी वो कारपोरेट गवर्नेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ दी बोर्ड में एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड सस्टेनेबिलिटी कमेटी। वेरी गुड, कि उसमें उन्होंने कहा जी एक कमेटी ही बना दी जाए, एक डेडिकेटेड कमेटी हो जो सस्टेनेबिलिटी कमेटी हो, जो सस्टेनेबिलिटी को रिलेटेड ड्यूटीज़ सारी जो है ना उसको चेक करे, हैविंग एट लीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर। तो उस जो कमेटी सस्टेनेबिलिटी कमेटी बनेगी उसमें एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर जो होनी चाहिए। आर असाइन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन एग्जिस्टिंग बोर्ड कमेटी, या कोई ऐसी बोर्ड कमेटी दूसरी है जैसे कि ऑडिट कमेटी है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट कमेटी है, एनवायरनमेंट कमेटी है, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कमेटीज़, बाकी जो जितनी भी कमेटीज़ हैं, या किसी कमेटी की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि वो सस्टेनेबिलिटी को भी देखे। The committee shall monitor and review the sustainability related to risk and opportunities of the company, के वो उसके सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग जो रिस्क्स हैं कंपनी के लिए, रिस्क को भी देखे और जो अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए आ रही हैं उनको भी देखे कि रिस्क जो है उसको अवॉइड किया जाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अवेल किया जाए। तो इसको भी ज़रूरी है कि उसमें देखा जाए। तो इसी तरह से इंश्योर की जाए DE&I डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रैक्टिसेस आर द इफेक्ट ऑफ द वेरियस बोर्ड कमेटीज़, oversees the compliance of the relevant law pertaining to the relevant sustainability related consideration and the appropriate disclosures। तो उसके रिलेटेड जो है सस्टेनेबिलिटी के वो डिस्क्लोजर भी दिए जाएं कि वो जो काम कर रही है। दी कमेटी शेल सबमिट टू द बोर्ड रिपोर्ट एट लीस्ट वंस अ ईयर। तो पूरे साल में एट लीस्ट एक दफ़ा जो है कमेटी है वो बोर्ड को रिपोर्ट दे कि सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं ऑन embedding the sustainability principles into the organization strategy and operation, increasing the corporate value। के ऐसी सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड जो कारपोरेट वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहा हो उसके रिलेटेड एक जो कमेटी है वो रिपोर्ट दे, उसको बोर्ड को रिपोर्ट दे। द डायरेक्टर्स रिपोर्ट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट द डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग द असेसमेंट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी related risk, how there are the managed and mitigated to any measures taken to promote the DE&I in the company, के किस तरह से इसको कंपनी में प्रमोट किया जा रहा है और सस्टेनेबिलिटी किस तरह से रिस्क को चेक कर रही है। अब हम बात करेंगे मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड में किस तरह की मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग में किस तरह से जाना होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो होता है हमारी क्लास 11 है कि एजेंडा एंड डिस्कशन क्या होती है मीटिंग में। पहली तो बात यह है कि जो क्लास के 11 क्लास की सब क्लास 1 है, द चेयरमैन शेल सेट एजेंडा ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले तो एजेंडा ऑफ द मीटिंग होना चाहिए जो के बोर्ड मेंबर्स को भिजवाया जाए ऑफ द बोर्ड एंड इंश्योर दैट द रीजनेबल टाइम इज़ अवेलेबल फॉर डिस्कशन ऑफ द सेम। कि जो एजेंडा है और मीटिंग का टाइम इस तरह से रखा जाए कि वो रीज़नेबल टाइम हो के वो जो भी इसमें मैटर डिस्कशन करनी है वो उसके पास पूरा टाइम हो उसको डिस्कस करने का। एंड ऑल रिटन नोटिस एंड रेलिवेंट मटेरियल इंक्लूडिंग द एजेंडा ऑफ द मीटिंग शैल बी सर्कुलेटेड at least 7 days priorly to the meeting, except in the case of emergency meeting where the notice period may be reduced or waived। तो जब भी कोई मीटिंग होनी है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो मीटिंग का जो एजेंडा है और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिफोर 7 days सर्कुलेट की जाएँ और हर डायरेक्टर के पास और किसी के पास पहुंच जानी चाहिए
स्वाय इसके कि कोई एमरजेंसी अगर आ जाए, तो एमरजेंसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि वो भी उसमें ये बात वेव हो जाती है। फिर उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होंगे? द चेयरमैन शैल इंश्योर द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड आर केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट सेक्शन 178 एंड 179। जो कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 178 और 179 है, उसके मुताबिक जो है वो बोर्ड के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। द कंपनी सेक्रेटरी शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड, तो जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो बोर्ड का सेक्रेटरी कंसीडर किया जाएगा उसमें। वेयर डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज ऑफ द व्यू दैट द descending note has not been satisfactorily recorded in the minutes of the meeting, the matters may be referred to the company secretary for appending such note in the minutes, and where the company secretary fails to do so, the directors may file an objection in the commission in the form of the statement that effect within the 30 days of the date of confirmation of the minutes of meeting। जी, अब जब मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू हो गए, तो वो क्योंकि सेक्रेटरी ने मिनट्स ऑफ इशू किए हैं, तो उसमें किसी का डिसेंडिंग नोट था, मतलब किसी का कोई एतराज़ था, कोई डायरेक्टर ये चाह रहा था कि मेरे मुताबिक ये बात नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हर जो उसका मिनट्स हैं, जब हर चीज़ जो डिसीजन होता है उसमें डिसेंडिंग नोट अगर किसी की तरफ से आ गया कि नहीं मेरे मुताबिक ये नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि सेक्रेटरी ने जब मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू किए हैं तो वो किसी डायरेक्टर के रिलेटेड डिसेंडिंग नोट था, उसने कहा जी मेरा वो उसमें आया नहीं है, तो वो उसके पास राइट है कि वो उसकी कंप्लेंट कर ले कमीशन को, और जो विद इन 30 डेज़ कर सकता है जब मिनट्स ऑफ मीटिंग इशू हो जाए। अब आ गई बात अटेंडेंस ऑफ मीटिंग्स की। तो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड द कंपनी सेक्रेटरी आर इन देयर एब्सेंस द नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड शैल अटेंड द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें एक तो जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सेक्रेटरी है, उनके लिए कंपलसरी है कि वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करें। हाँ, अगर वो अपना कोई उसमें नॉमिनी भेज देते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज उनको अटेंड करना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसमें एक प्रोविज़न भी है। प्रोविज़न ये है कि अगर वो ऐसा मैटर डिस्कस हो रहा है जिसमें उनके रिलेटेड है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के या कंपनी सेक्रेटरी के रिलेटेड है, तो अगर उनके रिलेटेड कोई मैटर इशू हो रहा है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उनको या उनके रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन के रिलेटेड है तो उनको फिर निकाला जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। ये थे आज तक हमने जो 13 तक आ गए हैं प्रोविजंस जो हैं, इसकी क्लासेस हैं 30 तक, 1 से 13 तक हमने क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। तो अगर आप में से कोई ये चाहता है कि वो कारपोरेट गवर्नेंस और कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस को सीखना चाहता है और उस पे जो है ये चाहता है कि उसको इस चीज़ का नॉलेज आ जाए कारपोरेट गवर्नेंस का और कोड ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस का, तो उसे ये चाहिए कि ये हमारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के चैनल पे ये वीडियोस आ रही हैं। आप उसको ख़ुद भी उससे सीखें, लर्न करें और इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, वो भी इससे नॉलेज हासिल कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।